नमस्कार दोस्तों, आईटीआई एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। पिछली बार अपन ने मैथ्स चालू किया था और ये चालू करने का मूल उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो आपके मन में जो भी शंकाएं हैं मैथ्स को लेकर या जिस भी तरह का डर है, उस डर को किसी तरह से दूर किया जाए। क्योंकि मेरा यह मानना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, कि आपको अगर सिलेक्शन लायक परसेंटेज लाना है या जो कट ऑफ लिस्ट है उसके अंदर अंदर आपको आना है, तो उसके लिए आपको मैथ्स पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी संभव है जब आप मैथ्स का अपने मन से डर निकाल दोगे। तो उसी उद्देश्य से अपन ने इसको चालू किया था। पिछली बार मैंने आपके को इसके बारे में कुछ बताया भी था। नेक्स्ट भी हमारा यही प्लान रहेगा, आपको इसमें सब कुछ सिखाया जाएगा। हाँ, ये है कि अभी चूँकि हमारा पहला उद्देश्य है कि मैथ्स आप लोग क्यों नहीं करना चाहते, तो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि मैथ्स में लगने वाला जो समय है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सवाल करने बैठ जाते हो तो आप कब 10 से 15 मिनट खर्च कर देते हो किसी एक सवाल के लिए, आपको भी पता नहीं चलता है। तो एग्ज़ाम में जब हम ऐसी हरकत करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि हम सारे क्वेश्चनों को अटेंड नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए मैथ्स का सबसे सही तरीका है कि आप उसकी शॉर्ट ट्रिक सीखो। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ और इस बात को फिर से बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक सीखना अकेला काम नहीं है। शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए भी आपको उतनी ही लगन रखनी पड़ेगी जितनी कि आपने फर्स्ट टाइम मैथ्स को देखा होगा। मीन्स कि जब आप सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में आए हैं और उस समय आपके से प्लस माइनस और इंटू से आपका पाला पड़ा होगा, तो उस समय आपको जितना टिपिकल लगता होगा उतना ही टिपिकल शॉर्ट ट्रिक सीखने में भी है। ठीक है? तो जब हम पढ़ेंगे या जब हम पढ़ाएँगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम सिलसिलेवार चलेंगे और आपको इस बात के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि पढ़ाई के दौरान या पढ़ने के संबंध में या पढ़ने के सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप पढ़ने बैठते हो, उस सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे टाइम लगेगा। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे टाइम देना होगा, अपने आप को। और ये पढ़ाई में फिर से कहता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम तैयारियाँ कैसे शुरू करेंगे और किस तरह से हम लोग इस पढ़ाई को शुरू करना चाहिए। पिछले वीडियो में आप ढूँढोगे तो मिल जाएगा। तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि ये पढ़ाई आपकी दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, ये पढ़ाई आपकी अपने लिए है। क्यों? क्योंकि बनना आपको खुद है कुछ। अब वो समय नहीं रहा है कि आप दिखावा करें और किसी तरह से बस परसेंटेज ले आएँ और आपको बोलने को हो जाए कि हाँ, मेरे इतने परसेंटेज आए हैं और आप उसी में खुश रहो। आज जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में ये है कि आप करोगे, आंसर दोगे, अच्छे से अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे से अच्छा परसेंटेज बनाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक जॉब करते हुए देखना चाहते हो और ये जॉब भी ज़्यादातर गवर्नमेंट या पीएसयू सेक्टर में होना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये बात को आपको ध्यान रखना है कि मुझे मैथ्स करना ही है। पहले तो अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करना है, फर्स्टली। सेकेंडली, जब हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहे हैं या शॉर्ट ट्रिक्स में करने जाने वाले हैं, तो हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी समय लगेगा, उतना ही। शॉर्ट ट्रिक ऐसा नहीं है कि आपने चाय में घोला, चाय पी ली और वो शॉर्ट ट्रिक आपको आ गई, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आपको पहले सीखना पड़ेगा और ये पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा डिटेलिंग से। ठीक है? तो वो कैसे होता है मैं धीरे-धीरे आगे की वीडियो में इसके बारे में आपको बताता चला जाऊँगा। फिलहाल हमें क्या है, छोटी से छोटी बात पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि बड़ी से बड़ी चीज़ों पे। क्योंकि एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम तैयारी करते हैं, तो हमारा जो तैयारी का लेवल रहता है ना, हमेशा हाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, एक पहाड़ पर एक मंदिर है, सपोज़ करो यही वो मंदिर है, ठीक है ना? इस पे ये फ्लैग लगा है और लगभग 1000 सीढ़ी चढ़कर आपको इस पहाड़ पर पहुँचना है, ठीक है? जब हम उस सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं, तो कुल मिला के हमारा आई विज़न ऐसा होता है, ठीक है ना? हम सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पे खड़े हैं और हम देख किसको रहे हैं? मंदिर को। और बीच में जो 1000 सीढ़ी है इनका सिर्फ़ गुणगान कर रहे हैं। गुणगान कैसा कर रहे हैं कि भैया 1000 सीढ़ी है, कैसे चढ़ोगे? है ना? और ये एक बहुत बड़ी समस्या है हर व्यक्ति में, ठीक है? चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो, अगर कोई भी पर्सन हो, अगर वो पहले ही ये देख लेता कि यार इतनी दूर कैसे चढ़ पाएँगे यार? अपन तो आधे में टें बोल जाएँगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो आप यकीन मानो आप सही में नहीं चढ़ पाओगे। फिर आप वैकल्पिक रास्तों की तलाश करोगे, जैसे रोपवे है क्या यहाँ पर? या गाड़ियाँ ऊपर तक जा सकती है क्या? या कोई ले जाने वाला है क्या? ठीक है? तो पढ़ाई भी बिल्कुल वैसी ही होती है। अभी दोनों चीज़ों को मैं बराबर-बराबर सॉल्व करके बताऊँगा। पहले अपन इस पे बात करते हैं, फिर पढ़ाई को लेके बात करें कि पढ़ाई भी एक ऐसी ही चीज़ है कि पढ़ाई में आप क्या करते हो,
आपका मूल उद्देश्य होता है कि हायर परसेंटेज हमारे पास में अवेलेबल हो, बिना पढ़े। अभी तो आप पढ़ने की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ने बैठोगे और बैठते समय सोच क्या रहे हो कि ये तो जो फलाना एग्ज़ाम आ रही है, जिस एग्ज़ाम में मैं बैठने वाला हूँ, सबसे बड़ा सबसे टॉप तो मैं ही करने वाला है, कट ऑफ लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर मेरे ही होंगे। अगर मान लो कट ऑफ सबसे हाईएस्ट नंबर कट ऑफ में 92% है, तो वो 92% मेरे होंगे। ये उद्देश्य कहाँ बनाया हमने? हमने पढ़ाई की शुरुआत, मतलब आप जो भी सेक्टर के लिए बात कर रहे हो, चाहे ऑर्डिनेंस के लिए बात कर रहे हो, चाहे बीएचएल के लिए बात कर रहे हो, चाहे सेल, गेल, भेल किसी की भी बात कर रहे हो, आप किसी भी सेक्टर की बात कर रहे हो, आप उद्देश्य क्या बना रहे हो कि हायर परसेंटेज मेरे होंगे। अभी हमने उसके जाने उस परसेंटेज तक जाने का कोई रास्ता नहीं बनाया है ना? लेकिन वो जो हमारा अचीवमेंट है या जो हम जिसको हम अचीव करना चाहते हैं या जो हमारा लक्ष्य है, उसको हमने बहुत ऊँचा करके रखा। तो पढ़ाई की तैयारी भी हम उसी हिसाब से करते हैं। जैसे हमने यहाँ बात की कि हम अभी 1000 सीढ़ी चढ़े नहीं है, लेकिन हम ध्यान कहाँ रख रहे हैं कि हमको 1000 सीढ़ी चढ़ के उस मंदिर तक पहुँचना है। लेकिन वो 1000 सीढ़ी का नाम सुनते ही अंदर धड़कनें तेज, और कैसे चढ़ेंगे और ये वो साँस फूलेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना-ढिमका, ये वो सब अटरम-सटरम सारी चीज़ें सोच डालोगे और चढ़ने से पहले ही हार जाओगे। फिर ये होगा कि कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको बार-बार बैठना पड़ेगा और जो सफ़र आपका 1 या सवा घंटे में तय होना था, वो 3 से 5 घंटे में तय होगा। ये शॉर्ट बात है। इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि आप अपना विज़न कम कर दो, है ना? आप उद्देश्य बनाओ कि किसी भी तरह से मुझे इस पहली स्टेप को पार करना है। अपना लक्ष्य छोटा बनाओ, ठीक है? या आप देखना कि सीढ़ियाँ जो बनाई जाती है, 1000 सीढ़ी हो चाहे कोई भी सीढ़ी हो, डायरेक्ट सलंग सीढ़ियाँ नहीं बनाते, सीधी सीढ़ियाँ नहीं बनाते। उसमें क्या करते हैं, 5-5 या 10-10 के लेप बनाते हैं। 5 या 10 के लेप के बाद में 5 या 4 कदम चलने के बाद फिर अगली सीढ़ियों का स्टेप चालू होता है। तो आप वो लेप तैयार करो कि मेरे को पहले इतना पट्टा पार करना है। आप वहीं देख के चलोगे ना, आप कब मंदिर पे पहुँच जाओगे आपको कभी पता नहीं चलेगा। आप हर स्टेप के बाद सोचो कि हाँ, मुझे इस स्टेप को पार करना है। इतना ही सोचोगे तो कभी थकान नहीं होगी। क्योंकि आपके दिमाग को एक संकेत मिलेगा कि चढ़ना कितना है यार, 5 ही स्टेप तो चढ़ना है, उसके बाद तो फिर आराम मिलेगा थोड़ा-सा, और जब थोड़ा आराम मिल जाता है तो फिर 5 स्टेप ही चढ़ना है। तो हर बार जब दिमाग 5 स्टेप का संकेत देगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बर्डन कम लगेगा और धीरे-धीरे करके आप कब मंदिर पहुँच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा और फिर आपको अपने आप पर ही प्राउड होगा। ये देखा यार, 1000 सीढ़ी में चढ़ के आ गए और कैसे आ गए पता ही नहीं चला। वैसे ही पढ़ाई भी होती है कि आप शॉर्ट पुट तैयार करो, छोटे-छोटे लेप लो, छोटी-छोटी तैयारियाँ करो, है ना? कभी भी हायर लेवल की तैयारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ना, वो बेसिकली 40-40-40 में बसा होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह की आपने दी हो चाहे नहीं दी हो, जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं, वो मेरी बात से पूरी तरह से सहमत होंगे, है ना? जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर पेपर होता है 120 क्वेश्चनों का। अभी सिर्फ़ क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है? हम केवल ये बात कर रहे हैं कि 120 क्वेश्चन का, लेकिन ये पेपर बटा होता है 3 पार्ट में, 40, 40 और 40 में, ठीक है? ये जो 40, 40, 40 की बात हो रही है ना, इसको आप ध्यान से समझो। बेसिकली यहाँ होता क्या है, 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो एग्ज़ाम में बैठने वाला हर व्यक्ति करता है। यही वजह है कि सभी के कुछ ना कुछ परसेंटेज ज़रूर बनते हैं, चाहे वो तैयारी करता हो, चाहे नहीं करता हो। क्योंकि फॉर्म भरने वाले बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लिंक से पूरी तरह से हट गए। मीन्स कि आईटीआई किया, अप्रेंटिसशिप भी किया, लेकिन चूँकि सही समय पे जॉब नहीं लगी तो फिर उन्होंने इधर-उधर रास्ते ढूँढे और कहीं न कहीं जॉब ले लिया। कोई ज़ोमैटो में कर रहा है, तो कोई किसी कॉल सेंटर वगैरह पे, या कोई ऐसे, है ना, ऑफ़िसेज़ वगैरह में लग गए हैं। तो उन लोगों का पढ़ाई से लिंक पूरी तरह से टूट चुका होता है। पर सडनली वैकेंसी आ गई और हम भरने के लिए कैपेबल हैं या एबल हैं, मीन्स कि हम उसके क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं, जिस क्राइटेरिया में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं उस फॉर्म को भर देते हैं, जबकि हमारी तैयारियाँ नहीं है। तो 40 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, जो ऐसे लोगों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, जो सारे अटेंड कर पाएँ, ठीक है ना? तो अगर भर्ती में भरने वाले, मतलब एग्ज़ाम में फॉर्म जितने लोगों ने भरे हैं उनकी बात करें, तो अगर 5000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो ये 40 क्वेश्चन वो होंगे जो ये 5 के 5000 लोग, सारे के सारे लोग अटेंड करेंगे। पहला तो ये। सेकंड स्टेज वो होती है, जो लड़के वो हों जिनके पास में थोड़ा बहुत समय मिलता है, ऑफ़िस से आने के बाद या कुछ ऐसा काम करने के बाद में उनके पास में इतना समय बचता है कि वो तैयारियाँ करते रहते हैं, बीच-बीच में पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों की तैयारियों को हम 1 से 2 महीने की तैयारी या ढाई महीने की तैयारियों को के साथ में जोड़ के देखते हैं कि ऐसे लोगों की तैयारी ओवरऑल, क्योंकि घंटों के हिसाब से होता है, आपने प पढ़ाई में कितना समय दिया है,
उस घंटों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 से ढाई महीने का समय बैठता है। तो ये जो बीच के 40 मिनट होते हैं, वो 40 क्वेश्चन होते हैं, वो वैसे लोगों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं जो एवरेज पढ़ाई करते हैं या जिनकी तैयारी 2 से ढाई महीने की होती है। ठीक है? तो कुल मिला के वो इनसे अपन आधे-आधे के रेशो में चलते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो ऐसे लोगों में वो कम से कम 250 लोग ऐसे 2500 लोग ऐसे होंगे जो इस रेंज में बैठते हैं। मीन्स कि जिनकी तैयारी 2 से ढाई महीने के आसपास की होगी। तो ये 5000 में से 2500 बच्चे वो होंगे जो अगले 40 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। कुल मिला के इन लोगों ने 80 क्वेश्चन अटेंड किए। ठीक है? अब लास्ट का पार्ट आता है। इसमें वो क्वेश्चनों का समावेश किया जाता है जो क्वेश्चन वो लोग कर पाएँगे जो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। इनकी तैयारी का लेवल 6 से 8 महीने का होता है ना? आईटीआई में किसी भी आईटीआई से संबंधित या आप किसी भी मैं आईटीआई भी छोड़ो आप 10th-12th के बाद ग्रेजुएशन, है ना? और ये सब चीज़ों की ओवरऑल बात करते हैं अपन, किसी भी तरह की तैयारी में। अगर आप ईमानदारी से जो मैंने आपको पहला बताया था कि 40 मिनट का शेड्यूल, उस शेड्यूल के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो 4 महीने इनफ है आपको कहीं पर भी जॉब हासिल करने के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 4 महीने का समय दो या मेरे पास दो, मैं आपको करके बताता हूँ, है ना? हमारे यहाँ के बच्चों ने करके बताया है ये, अभी उनका बखान करना तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी 4 महीने की अगर आप सही में ईमानदारी से तैयारी करेंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत किसी भी वैकेंसी में, है ना, पास आउट होने से, सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। ठीक? ख़ैर, तो अपन बात करते हैं उन बच्चों की अब, जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब जिनकी तैयारी का लेवल 6 से 8 महीने का है। ये चाहे कहीं कोचिंग करके करते हों, चाहे घर में कर रहे हों, पर इनकी तैयारी अच्छी है, ये खूब मेहनत कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन उनके हिसाब से बने होते हैं। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को बाँटेंगे ना, तो लो, मीडियम और हाई में जाता है। ये लो हो गया, ये मीडियम हो गया और ये हाई में जाएगा। मतलब ये लो टाइप के क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होंगे। फिर मीडियम क्वेश्चन और फिर हाई क्वेश्चन। तो ये 2500 में से हाई क्वेश्चन अटेंड करने वाले की संख्या होगी 1250। हमने आधे-आधे की बात की थी इसीलिए, ठीक है? लगभग 200 से 250 वैकेंसियाँ निकलती है। अगर हम 1 पे 3 का रेशियो बनाएँ, तो उस हिसाब से 1 से 3 के रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सिलेक्शन का प्रोसेस इतने लोगों पर आकर थम जाता है। इतने ही लोगों को या इसके आसपास की संख्या को ही फाइनली एग्ज़ाम में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है? मतलब दूसरे स्टेप्स जिनमें आपका वाइवा हो सकता है ना? आपका स्किल टेस्ट हो सकता है या कि आपका मेडिकल और बाकी समस्या, बाकी चीज़ें। ठीक? तो इसको ध्यान में रख के ये 1250 लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं। इसी बात को अगर आप ध्यान से समझें, अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी दिखाता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सब चीज़ों की तैयारी की और फाइनली यहाँ पहुँच गए। मैं ये नहीं कहता कि कोई 120 से 120 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है? होता है क्योंकि संभावना है उस समय की सिचुएशन आप किस माहौल या किस मूड में बैठे हो, तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट आप नंबर ले आओ। हाँ, लेकिन आस-पास के नंबर आ जाते हैं और वो लोग फाइनली सिलेक्ट भी होते हैं। लेकिन अब आकलन की मैं बात करता हूँ, तैयारी की और पढ़ाई की बात करता हूँ, तो ये इसको इस तरह से देखो कि हम जो मैंने कहा था ना कि वो मंदिर के अपन सबसे हाई स्टेप पर देख रहे हैं, तो जो लोग पढ़ना शुरू करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, सीधे-सीधे हाई क्वेश्चनों पे चले जाते हैं। वो लो की तैयारी नहीं करते, वो मीडियम की नहीं करते, वो सीधे हाई की। मतलब आपका लक्ष्य क्या बनाया आपने? सीधा मंदिर के टॉप पे। अगर आप मंदिर के टॉप पे ही देखोगे तो फिर वही सीढ़ियाँ दिखेगी आपको कि 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। बस वही बात यहाँ पर भी है कि जैसे ही हाई क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे, अब बहुत ध्यान से समझ सुनना कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कितना सही है। आप अपने आप में खुद डिसाइड करना कि कितना सही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कि होता ये है कि आप हाई लेवल की तैयारी करते हो, हाई लेवल में क्वेश्चन बहुत हाई होंगे, सीधी-सी बात है। अब जब उनका आप, है ना, अध्ययन करना शुरू करते हो तो आपको वो शुरुआत से ही कठिन लगने लगते हैं। और फिर एक समय बाद में आप अपने आप से हार जाते हो और ब बंद किताब बंद करके यार ठीक है यार जो आएगा देखा जाएगा। मतलब आपने क्या किया, लो और मीडियम की तो तैयारी की ही नहीं। डायरेक्ट हाई पे गए और हाई पे जाने के बाद भी आप हार गए। हार कैसे गए कि भई आप बहुत दिनों से पढ़े ही नहीं थे। अपन तो दूसरे कामों में लग गए थे, अचानक वैकेंसी आई तो अब पढ़ने बैठे हैं, तो अब तो बड़े-बड़े क्वेश्चनों की या बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों की तैयारी की, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ऐसा करके, है ना? तो आपका जो मंजिल है वो आपकी और दूर होती चली जाएगी। आप बहुत जल्दी नहीं आ पाओगे। सेकंड बात मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ता हूँ कि पेपर एक कहा जाता है कि पेपर हार्ड और सरल,
है ना? होता है ना, एग्ज़ाम देकर आए, कैसा पेपर था? अरे बहुत हार्ड था। फिर एग्ज़ाम देकर आए, बाहर आए, किसी ने पूछा कैसा पेपर? अरे बहुत सरल था। और फिर एवरेज की भी बात होती है। कैसा पेपर था? बोले एवरेज पेपर था। अब ये एवरेज और हार्ड और कठिन कैसे बनता है ये बताता हूँ मैं आपको, कि अगर मान लो शुरुआत में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते, कि बिल्कुल एग्ज़ाम में आप अंदर घुसे और पहले क्वेश्चन में अगर लो कैटेगरी वाले या लो टाइप के क्वेश्चन या जो सरल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सभी के लिए बने हुए क्वेश्चन, इनका लैप आ गया, शुरुआत के 10 या 12 या 20 क्वेश्चनों के बीच में, तो ऐसा क्वेश्चन आपको, ऐसा पेपर आपको सरल लगेगा। अब क्यों लगेगा? क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी पे बसा हुआ है। मैंने कहा ना आपको कि आप सिर्फ़ एक स्टेप चढ़ने का मन बनाओगे ना, आप बहुत ईज़िली चढ़ जाओगे। लेकिन घर में ही 20 स्टेप चढ़ना है ना आपको बार-बार 3-4 बार, तो आप 10 बार सोचोगे अरे 20-20 स्टेप चढ़ना है यार, बार-बार 20 स्टेप ऊपर चढ़ के 4 चीज़ें नीचे लेकर आना, फिर 20 स्टेप चढ़ के अगली 4 चीज़ें नीचे लाना, फिर 4, तो आपका मन पहले ही हार जाएगा। सेम बात यहाँ पे भी होता है कि जैसे ही हम एग्ज़ाम में बैठे, पहला क्वेश्चन नहीं आया तो थोड़ी-सी हल्की चिंता बढ़ती है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ और 8वाँ अगर मान लो सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो चेहरे पे हवाइयाँ तैरने लगती है। सपोज़ करो अगर पहले 10 क्वेश्चनों में या 20 क्वेश्चनों में इन 40 में से क्वेश्चन आ गए, जो कि सभी को आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 5 के 5000 बच्चे सबको आंसर इसका मालूम है। तो वो वैसी सिचुएशन में होगा क्या, पहला अरे वाह यार! दूसरा अरे वाह! तीसरा अरे वाह! चौथा बस खुश होता जा जाएगा आदमी। भले ही पीछे के क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन अभी सिचुएशन ये है ना, तो माइंड बहुत खुल जाता है, ब्रॉड हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बर्डन हमने खत्म कर दिया है। तो ऐसा पेपर आपको हार्ड लगेगा ही नहीं कभी भी, जबकि लैब बना वैसा ही है, सिर्फ क्वेश्चनों को जमाना या अरेंज करने का तरीका बदला हुआ है। अगर मान लो शुरुआत के 10 या 20 क्वेश्चनों में से इनमें से आ गया, तो पूरा पेपर बिगड़ जाएगा भाई, क्योंकि आखिरी में सारे क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन शुरुआत का प्रेशर ही इतना ज़्यादा था, क्योंकि अब वो जो होता है ना एक साइकोलॉजिकल, कि एग्ज़ाम आती है, ये सपोज़ करो मान लो बीएचएल की एग्ज़ाम आई, या मान लो ऑर्डिनेंस की एग्ज़ाम आई, या रेलवे की कोई एग्ज़ाम आई, तो अपन अपनी एक पोस्ट पहले से ही उसमें बना लेते कि अब तो ये मेरी पोस्ट हो गई है, ठीक है? उद्देश्य बना लेते हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें सोचने लगते हैं, अपने आप को बहुत सुलझा हुआ, और चूँकि ज़्यादातर लोग जो जॉब करने या इस सिचुएशन में बैठे हैं, वो अनमैरिड ही होते हैं, तो हर चीज़ इससे अब रिलेट करके चलते हैं कि पहले लग जाएगी नौकरी, है ना? मैं एग्ज़ाम दूँगा, बहुत अच्छे नंबर आएँगे, मेरी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाएगी तो छोकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी तो गाड़ी, घोड़ा, घर, ये वो सब फलाना-ढिमका, एक-एक चीज़ आप सोच डालते हो, सब कुछ अरेंज्ड होता है। और जब एग्ज़ाम में आप जाते हो, अब दोनों की बात करता हूँ मैं, कि पहले की स्टेप में और दूसरे की स्टेप में, मतलब अगर आप शुरुआत की स्टेप से चलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है, बहुत सारा चीज़ें आपको अच्छा लग रहा है, तो हर चीज़ आपको आती भी लगेगी कि चलो यार, अब तो मेरा हो ही जाएगा, और आप बहुत खुश भी रहोगे, और वाक़ई देखना पेपर बड़ा अच्छा भी जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत के 10-20 क्वेश्चनों में ये आएँगे और पहला क्वेश्चन अगर नहीं आया, तो अरे यार! घर नहीं बना पाएँगे भाई। दूसरा, तीसरा, चौथा, एक-एक चीज़ गायब हो जाएगी। जो-जो चीज़ें आपने सपनों में सोची थी कि ये और ज़्यादा क्वेश्चन जाने लगेंगे आपके, तो होगा क्या उसमें, फिर आपको ऐसा लगेगा अरे यार! अब तो छोकरी भी गई और नौकरी भी गई। अब तो कुछ नहीं, तो चेहरे पे हवाइयाँ, पसीने की बूँदें और ये वो सब फलाना-ढिमका। तो क्या होगा कि वो पेपर आपको हार्ड भी लगेगा और आपसे बनेगा भी नहीं। जबकि उसमें वो सब समावेश था। आप अगर शांत मन रख के करते तो आप सीधा-सीधा निकल जाते उसमें। तो पेपरों की बनावट इस तरह की होती है। तो पहला तो ये है कि पढ़ाई जब हम करते हैं तो कभी भी हाई लेवल की पढ़ाई एक साथ एक ही स्तर पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा लो से ही चलना चाहिए, और मैथमेटिक्स उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। क्योंकि मैथमेटिक्स में ही समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन हाई हैं, कौन से क्वेश्चन लो में आते हैं। ठीक है? और इसीलिए मैंने ये बातें बताई, जबकि ये बात मैं तब बताता हूँ जब आप फाइनली कोई एग्ज़ाम देने जा रहे होते हो। मतलब मेरे ऑफ़लाइन क्लासेस वालों को तो हम सारी सिचुएशन बताते हैं उनको, और उस तरीके से ही उनको प्रिपेयर करते हैं कि पेपर को देखकर आपको पहले कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं अभी, चूँकि मैं मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ आपसे, तो सेम बात यहाँ पर अभी फिर से लागू होती है। जब हम पढ़ते हैं, तो कभी भी बड़े-बड़े डेरिवेटिव वाले सवाल एक साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, या बड़े-बड़े चैप्टर या बड़े-बड़े हाई लेवल के चैप्टर एकदम से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। शुरुआत हमेशा सिंपल और छोटी होनी चाहिए। जब आपने ये सोच ही लिया है कि मैथ्स मुझे नहीं करना है या मेरे से नहीं बनेगा, और तो मैं मैथ्स छोड़ दूँगा और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको चाट डालूँगा और फिर पेपर करके अपना परसेंटेज या अपना काम निकाल लूँगा।
तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि आपको अगर मैथ्स वापस से पकड़ना है तो आपको बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पहले से लेना, जिन चीज़ों को देखकर आपको ऐसा लगे यार ये तो बच्चों जैसी चीज़ है। जैसे कि पिछली बार अपन ने प्लस माइनस की बात की थी, तो प्लस सुनने के बाद ही बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार ये तो क्या बच्चों जैसी चीज़ है। लेकिन आप यकीन मानो वो बच्चों जैसी चीज़ें भी आपसे नहीं हो रही है। करके देख लेना अगर मैं गलत हूँ तो। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप कहीं खड़े नहीं हो। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी लाइन में, किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में नहीं बैठते हो, ठीक है? तो आपको ये बच्चों जैसी चीज़ें करनी पड़ेगी। तब आपको, है ना, ये समझ लो कि आपको अपना आपको सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा मैथ्स का डब्बा घोषित करना पड़ेगा। और ये ऐसे होगा कि हम सोचते हैं कि यार बहुत, है ना, लेकिन क्या है, मैं जैसे कि कहा आपको कि आप सिर्फ संख्या 1 से लेकर 9 जो था, उनके बीच की आपसी संख्याओं का योग, माइनस, इंटू और डिवाइड अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे कभी भी। जबकि आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको जब भी डिजिट दिखे तो वो तुरंत जुड़ जानी चाहिए। 1 सेकंड का भी समय आपको नहीं लगना चाहिए, तो आपको धीरे-धीरे मैथ्स अच्छा लगने लगेगा। और ये बच्चों जैसी चीज़ें करने के बाद ही होगा, है ना? जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे करना है आपको। अभी हम पहले तो सिर्फ़ ये जान लेते हैं कि किस तरह से संख्याएँ बनी हैं और किस तरह की संख्याएँ होती हैं। पहला चैप्टर भी आपका यही है, नंबर, ठीक है? या नंबर्स। सबसे पहला और सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है। ज़्यादातर इसके अंतर्गत आपको परिभाषाएँ पूछी जाती हैं। मैं सरसरी तौर पे बताता हूँ क्योंकि ज़्यादातर सारी चीज़ें आपको आती है। हमें कोर्स में आगे भी बढ़ना है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा ज़्यादा। तो उन सब बातों को ध्यान में रख के हम एक-एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएँ, ठीक है ना? तो प्राकृत संख्याएँ जो प्रकृति वर्ण में आई हैं, इसलिए प्राकृत है, ठीक है ना? कृत्रिम नहीं, कृत्रिम मतलब जो बनाया गया है और प्राकृत मतलब जो प्रकृति वर्ण है। अब प्रकृति वर्ण कैसा हुआ कि कहीं न कहीं कालांतर में किसी सिचुएशन में, किसी बार में या किसी बात में एक शब्द का प्रयोग हुआ होगा और इस एक को सिंगल का दर्जा मिला होगा, मतलब ये चीज़ एक ही है। तो उसी से गिनती की शुरुआत हुई होगी, ठीक है? तो वो संख्याएँ जो प्रकृति वर्ण में थी, मतलब धीरे-धीरे अगर हम बात करें तो 1 और एक ही 1 को मिलाकर अगली संख्याएँ बनती चली गई। मतलब 1 में 1 जोड़ा तो 2 बन गई, 2 में 1 जोड़ा तो 3 बन गई, 3 में 1 जोड़ा तो 4 बन गई और इस तरह से। लेकिन 9 के बाद में उनके पास में फिर कुछ दूसरा नहीं था, कोई और नया अंक उनके दिमाग में सूझ ही नहीं रहा था और ये कालांतर में हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने बैठ के तुरंत ही सबको निकाल दिया। सब धीरे-धीरे हुआ है, ठीक है ना? जैसी-जैसी प्रचलन में भाषाएँ थी, है ना? बहुत ज़्यादा भाषाएँ तो आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन एक पसेरी शब्द सुना होगा। ज़्यादातर पसेरी शब्द 5 किलो को बोला जाता है, ठीक है ना? तो वो 5 शब्द या 5 अंक वहाँ से आया। मतलब इस तरह की चीज़ें धीरे-धीरे कालांतर में जो चीज़ें बोली गई, है ना? उन चीज़ों का ही वर्ण किया गया है अंकों के द्वारा। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी कि उस गिनती को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ क्या हुआ कि फिर ऐसे ही संख्याएँ जुड़ते-जुड़ते 9 तक पहुँची। तो 1, 2, 3 वो मैंने जो लिखा था, तो 1 से 9 तक की जो संख्या है वो प्राकृतिक हो गई। फिर 0 की खोज हुई। ये ज़ीरो जो शब्द था, ये संख्या पद्धति में पुनरावृत्ति को जन्म देता है। यहाँ मैं फिर से एक बात बताता हूँ कि हर संख्या का अपना-अपना वो है, इम्पोर्टेंस है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिक है और उसको अपने आप में यूनिक बनाती है। जब हम शॉर्ट ट्रिक की शुरुआत करेंगे, तब आपको एक-एक अंक का महत्व बताएँगे। जैसे मैंने बताया कि 1 और 1 मिलकर 2 बना, 2 पूर्ण विभाजित संख्याएँ मानी जाती है, जो विभाजन क्षमताओं को जन्म देती है। और ऐसे करके 9 तक जाएँगे, तो 9 एक पूरक संख्या कहलाएगी, ठीक है? तो इस आधार पर इस आधार पर अ, तो 9 एक पूरक की संख्या है। 9 पूरक की संख्या मैंने ये आपको पिछली बार भी बताया था कि 9 में एक ऐसी खूबी होती है या ऐसी क्वालिटी होती है कि जब वो 2 क्रमांक संख्या में जुड़ जाती है, तो उनके क्रमों को आपस में बदलने की क्षमता रख सकती है। जैसे अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। ये 2 क्रमांक संख्या 4 के बाद 5 आता है, इनको पलट दिया उसने, तो इसलिए 9 को पूरक की संख्या कहते हैं। ऐसे ही 1 को उभयनिष्ठ संख्या बोलते हैं।
जो दोनों में है, ना सम में कहलाती है ना विषम में कहलाती है। ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा र्यूमर है, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो आपने उसमें देखा होगा कि अभाज्य संख्या की परिभाषा में भी ये बात जोड़ती है कि एक को छोड़कर और स्वयं को जोड़, तो एक को उसमें शामिल ही नहीं किया गया है, उस लेवल में ही नहीं है वो किसी कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन को बढ़ाने के काम आता है ना? एक सतत चीज़ों को प्लस करने के, मतलब आपके पास में अगर मान लो 4 टॉफ़ियाँ हैं, किसी ने एक और दे दी तो 5 होगी, मतलब वो उसने क्या किया, संख्या पद्धति को आगे बढ़ाया, तो वो सहयोग कर रहा है, ठीक है? तो उसको शामिल नहीं किया गया, तो इसलिए जब प्रथम 4 अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो उसमें 2 से स्टार्ट होता है। पहली संख्या 2 होगी, ठीक है ना? दूसरी संख्या 3 होगी, तीसरी संख्या 5 होगी और चौथी संख्या 7 होगी, मतलब इस तरफ से होता है। तो कुल मिला के हर संख्या का कहीं न कहीं अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। इसके बारे में जब हम शॉर्ट ट्रिक में स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन को करना, तब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूँगा एक-एक चीज़ को, ठीक है? अभी हमारा उद्देश्य केवल संख्या और पद्धतियों को आगे बढ़ाना है, पहले परिभाषित तौर पे हम देख लें। तो वो जो संख्या है जो 9 तक बनी हुई थी, 1 से लेकर जो मैं कहा कि प्रकृति वर्ग में आई है, तो उसको प्राकृत संख्याएँ कहते हैं। ये परिभाषा तौर पे आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है ज़्यादातर। क्वेश्चन जो इस चैप्टर से निकल के आएँगे वो सारी परिभाषाएँ ही हैं टोटल। इसमें ज़्यादा कुछ बहुत वो नहीं है, लेकिन हाँ, सभी की सभी परिभाषाएँ ही हैं। तो पहली परिभाषा हमारी प्राकृत संख्या की थी, दूसरी संख्या होती है पूर्ण की। इसका मतलब ये है कि जैसे ही शून्य आ गया, तो संख्याओं का एक परिवार पूर्ण हो गया है, और पूर्ण हो गया इसी वजह से संख्या आगे बढ़ना शुरू हुई, मतलब पुनरावृत्ति शुरू हुई, क्योंकि देखो 9 के बाद कोई नया अंक नहीं आया, तो इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। 0 से जब संख्या को हमने 10 बनाया है तो हमने 1 की पुनरावृत्ति की, 11 बनाया तो 1 की वापस से पुनरावृत्ति की, 12 बनाया तो 2 की पुनरावृत्ति होनी शुरू हुई। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो संख्या 0 आने के बाद में पूर्ण हुई, मतलब हम गिनती को और आगे तक बढ़ा पाए। तो उसी को बात को आधार मान के या ध्यान रख के उसको पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि संख्याओं पर किसी न किसी तरह का सिंबल जुड़ा ही होता है, किसी न किसी माध्यम से, ठीक है? वो ऐसे होता है कि संख्याएँ प्लस में भी होती है और माइनस में भी, धनात्मक और ऋणात्मक, चूँकि हमने सिंबल लिए हैं कैलकुलेशन करने के लिए या गणित करने के लिए, तो उन सिंबलों का प्रयोग भी ज़रूरी है। तो चीज़ें नेगेटिव भी होती है और पॉज़िटिव भी होती है। तो इसीलिए अगला जो हमारा शब्द आएगा वो है पूर्णांक। तो ये परिवार जो होगा ज़्यादातर उस चीज़ का होगा जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक शामिल है, शून्य सहित। ज़्यादातर शून्य के नीचे प्लस होता है और शून्य के ऊपर माइनस होता है। इस तरह से चलता है, ठीक है ना? तो उस आधार को ध्यान में रखें कि शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह या परिवार पूर्णांक संख्याएँ कहलाती है, ठीक है? इसके बाद आता है सम संख्याएँ। ये ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, है ना? 2, 4, 6, 8, 10, या ऐसा कहें जो 2 से विभाज्य हो जाती है, या जिसको 2 से विभक्त किया जा सकता है, वो संख्याएँ सम संख्याएँ होती हैं। ज़्यादातर इसी की परिभाषा इसी से चलती है, पेपर में भी यही मिलेगा आपसे। हाँ, ये है कि अब इसको इस तरह से देखो कि पेपर में आपके पास में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। ऑनलाइन या ऑफ़लाइन क्लासेस, सॉरी, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जो भी एग्ज़ाम आप देते हो, तो ऑप्शंस के दौरान लिखने के लिए स्पेस कम होने के कारण परिभाषाओं को बहुत शॉर्ट में पुट कर दिया जाता है। मीन्स कि जैसे अगर आपसे सम की परिभाषा पूछ ली, तो उसमें लिख देता है वो डायरेक्ट ही कि 2 से विभाज्य होने वाली, है ना? तो 2 से विभाज्य होने वाली मतलब सम संख्या है। और वैसे ही विषम संख्या इसका जस्ट अपोज़िट विषम में जाता है, कि जो 2 से विभाज्य नहीं होती, वो विषम संख्या होती है। तो 1, 3, 5, 7, है ना? इसमें 1 को शामिल किया गया, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, 1 एक उभयनिष्ठ संख्या है, पर गिनती यहाँ से स्टार्ट होती है, और आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिनमें सम और विषम संख्याओं के योग के बारे में चर्चाएँ होनी है, या उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए 1 को उसमें शामिल करना ज़रूरी है, तभी आपकी कैलकुलेशन पूरी होगी, क्योंकि प्रथम संख्याएँ प्रथम करके बोली जाती है, इस वजह से। ठीक है? तो ये हो गई सम और विषम। इसके बाद में आता है यौगिक संख्याएँ। यौगिक संख्या बेसिकली जो संख्या जुड़ के बनी है, ये यौगिक या सम संख्याएँ बेसिकली वैसी होती है जो डिवाइड हो जाती है आसानी से, जो पूर्ण रूप से विभक्त हो जाती है। जिनको पूरा-पूरा, है ना, बिना दशमलव के
हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं यौगिक कहलाती है। ठीक। फिर एक सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी चीज़, आप लोग हमेशा कहते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, तो उसकी बात करते हैं। इसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। सबसे ज़्यादा इसी के बारे में आपको सुनने को मिला होगा। बाकी चीज़ें तो कंपाउंड वाले तो आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन हाँ, अभाज्य संख्याओं या प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बहुत, और इसी से चलता है। प्राइम नंबर्स को हम रूट संख्याएं भी कहते हैं, अभाज्य भी कहते हैं, ये अलग अलग नाम है इसके। बेसिकली रूड का मतलब ये होता है जो बहुत रूड, अपन कहते हैं कि तो उसका बिहेव बहुत रूड बिहेव है। तो ये रूड बिहेव जो होता है ना, बेसिकली वो होता है कि बिल्कुल टच से मस नहीं होता है किसी भी चीज़ में। तो वैसे ही संख्याएं भी ऐसी होती है कि जिनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। एक समय होता है ना कि हम आके कैलकुलेशन में फंस जाते हैं कि आप कुछ नहीं हो सकते, तो कटेगा भी नहीं अब तो। हम इसी को आधार मान लेते हैं, अरे ये तो कटना ही नहीं है। अब जो नहीं कटना है तो उसका क्या करोगे? तो उसी को अभाज्य कहते हैं। शाब्दिक भाषा भी यही है। भाज्य मतलब होता है जो भाग हो जाए, और अभाज्य मतलब जो भाग्य नहीं हो पाए। ठीक है ना? तो बस उतना सही है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से किसी भी तरह से विभक्त नहीं हो सकती, वह संख्या अभाज्य कहलाती है। ठीक है ना? तो उसी की बात कर रहा है। तो इसको हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। एक और लैंग्वेज है, ये संख्या है रूढ़ में भी आती है। और ऐसे ही इसको प्राइम नंबर्स, तो ज़्यादातर लोग, चूँकि हम लोग सब आजकल अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो उस आधार पे बात करें तो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। लेकिन मैं एक चीज़ अब फिर बात निकले तो बताता हूँ कि ऐसे समस्त लोग जो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी अंग्रेजी करते हैं, पेपर में इनका सबसे ज़्यादा पचका इन्हीं का होता है। आपने जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इस बात से सहमत होंगे, पेपर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी में आता है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो पेपर बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो इंग्लिश में पेपर बना के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवा लेते हैं, या कुछ ऐसी किताबों का प्रयोग करते हैं जो ऐसी जगहों पे छपी है जहाँ की मूल लैंग्वेज इंग्लिश है, और वो किताबों का अनुवाद कर देते हैं। तो वो जो हिंदी बनती है वो बहुत खतरनाक बनती है, हमें एकदम से समझ में नहीं आती। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आपको तरीके से हिंदी में सीखना चाहिए, तभी आप पेपर को बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि कई कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका इंग्लिश अनुवाद भी, मतलब होता है ना कि पेपर आपके दो पार्ट में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जब उसका हिंदी पढ़ के इंग्लिश में उसको सर्च करने जाओगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट शब्द वहाँ मिल ही जाए, और ऐसे में भी आपके बहुत क्वेश्चन छूटते हैं या नहीं कर पाते हैं या गलत हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कीजिए, लेकिन हिंदी से भी जुड़े रहिए। हिंदी बहुत ज़रूरी है ना? तो इसी पे आधार मान के तो इसको मिटाता हूँ मैं। अभाज्य संख्या के बाद में आता है परिमेय संख्या। सॉरी, परिमेय संख्या से भी पहले एक संख्या और आती है, उसको कहते हैं असहभाज्य या को प्राइम नंबर्स। ठीक है। असहभाज्य का मतलब ये है कि जिनका किसी कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनका कंपाउंड बना लिया जाए, या जिन दो संख्याओं का आप रेशो निकाल के देखें या दो संख्याओं को साथ में रख के देखें, तो इनका जो एलसीएम होता है या एचसीएम होता है, महत्तम समापवर्तक, वो हमेशा एक ही निकल के आता है। ऐसी संख्याएं ज़्यादातर असहभाज्य होती है, जैसे 2 और 5। आप करके देख लेना, है ना? इनका वही निकलेगा जो ये है। ठीक है ना? इनको आप कुछ नहीं कर सकते, इनसे खेल नहीं सकते। तो इन संख्याओं से हम नहीं खेल पाते हैं, वो संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है। फिर आता है परिमेय संख्याएं। बहुत सिंपल है, अगर आप परिमेय की बात करो तो ये भिन्न फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। भिन्न मतलब जिसमें अंश और हर हो। ठीक है। या P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकने वाली समस्त ऐसी संख्याएं जो 0 से ज़्यादा है, नॉट फॉर इक्वलेंट टू 0, ऐसी संख्याएं आपको, है ना, परिमेय श्रेणी में रखी गई है। और जो संख्याएं P/Q के फॉर्मेट में नहीं रखी जा सकती है ना, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्याएं ज़्यादातर जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं रख सकते हैं, है ना, वो समस्त संख्याएं अपरिमेय संख्याओं का परिवार कहलाता है। ठीक। इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। हाँ, एक संख्या आता है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। ज़्यादातर वास्तविक या रियल
जिन ऐसी संख्याएँ होती हैं जिनसे आप कुछ कर सको। मतलब कैलकुलेशन में अगर एक सिचुएशन आती है ना कि आप बहुत समय तक कैलकुलेशन कर रहे हो, लगातार स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नीचे तक ला पा रहे हो, तो वो तभी ला पा रहे हो जब आप रियल नंबर से खेलोगे। जो नंबर आपकी इमेजिनरी में बैठते हैं, जिनको आप सिर्फ़ इमेज कर सकते हो कि कभी-कभी होता है ना जो जो कीड़े होते हैं, मैं कीड़े मतलब से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मैथ्स करने के दौरान कुछ लोग बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि वो स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करते हैं और कई बार सॉल्वेंट से भी आगे निकल मतलब जहाँ आंसर आ चुका है उसके आगे भी निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ करने लगते हैं वो। तो उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि वो लोग नंबरों को भी इमेज में कर लिए आते हैं। तो जो इमेज में आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जिन संख्याओं से हम कुछ काम कर पाते हैं या जिनसे हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ा पाते हैं या वो संख्याएँ जो आपको कैलकुलेशन में पूरा-पूरा सहयोग देती है, वो समस्त संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। ज़्यादातर इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? वास्तविक से मिलता-जुलता अगला नाम है आपका काल्पनिक संख्याएँ। अब ये काल्पनिक संख्याएँ बेसिकली वो है जो आपकी कल्पना में है, जिनसे आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है ना? या करोगे भी तो फिर आपको कैलकुलेशन को थोड़ा-सा ट्विस्ट देना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। वास्तविक के उदाहरण वो सब संख्याएँ, 1, 2, -1 है ना? रूट की संख्याएँ, अपॉन वाली संख्याएँ, परिमेय संख्या, ये सब संख्याएँ कि आप जिनसे भी कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हो, वो सारी की सारी संख्याएँ रियल नंबर्स में आती हैं। जबकि काल्पनिक नंबर में वो संख्याएँ होती हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? ये सॉल्व तो हो जाएगा, फिर ये माइनस का क्या करोगे? रूट से बाहर कैसे निकालोगे माइनस को? ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इमेजिनरी संख्या है, इनको आप सिर्फ़ इमेज करते हो, फिर उसके हिसाब से कुछ तो भी कैलकुलेशन को तोड़-मोड़ के और फिर कुछ अजीब-अजीब चीज़ें निकाल के फिर उसको बाहर कर देते हो, तो वो ज़्यादातर काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है? परिभाषाओं में बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी, मैंने सिर्फ़ समझाने के तौर पे ये बताया है आपको, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ परिभाषाएँ आपको मिल जाएगी, जैसे सबसे पहले प्राकृत संख्या है। ठीक है? इसके बाद में आपको पूर्णांक संख्याएँ पूछने को मिल जाती है, पूर्ण संख्याएँ आ जाती है, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा सम और विषम, तो ये सम और विषम में बेसिकली क्या होता है, इसके कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, अपन इसके ऊपर अगली जो क्लास लगेगी अपन उसमें बात करेंगे इसमें। तो सम विषम पर कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं और फिर ये वास्तविक संख्या है। एक आध परिमेय या अपरिमेय में से कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर अपरिमेय और परिमेय दोनों ही नहीं आता है, कहीं पर भी परिभाषा के तौर पे। क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इससे संबंधित, लेकिन परिभाषा के तौर पे ये नहीं आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। और नीचे वाला जो वास्तविक है वो मैंने बताया आपको। हमें जो भी करना है आगे, वो अभी इन्हीं सब चीज़ों से लेकर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्लासेस में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएँगे। हाँ, फिर से मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, उनमें हम शॉर्ट ट्रिक ज़रूर सिखाएँगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से पहले उसकी पहले थोड़ी-सी डिटेल और फिर उसी क्वेश्चन का शॉर्ट में तरीका। मैं कुल मिला के 3 तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊँगा। एक थोड़ी हार्ड होगी, एक मीडियम में होगी और एक बिल्कुल लो होगी। मतलब जैसे वो वैसी वाली भाषा में कहूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे बिल्कुल मिनटों में, ये देखो चुटकियों में सवाल। तो वो चुटकियों वाला जो है ना वो थर्ड पैटर्न है, बाकी बीच के, क्योंकि देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। हर चीज़ की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले समय में जोड़ना भी बहुत कठिन लगा होगा और जोड़ना भी आपने बहुत तकलीफ़ से जोड़ा होगा। ये तकलीफ़ से सब समस्या ये है, तकलीफ़ से मेरा मीनिंग ये है बेसिकली कि पहले जब आपने स्टार्ट किया होगा मैथ्स को स्कूलों में, तो जोड़ने के लिए आपको मैडम ने कुछ ट्रिक्स बताए होंगे कि पहले 3 लाइनें खींचो, फिर 2 लाइनें खींचो, फिर सारी लाइनों को एक साथ गिनो, क्योंकि आपने गिनती सीखी उसके बाद ही जोड़ना सीखा। तो जोड़ने का तरीका वो, कुछ लोग उँगलियों पे जोड़ते हैं, कुछ ऐ करके जोड़ते हैं, बहुत तरीके हैं जोड़ने के, है ना? हमारे पास में हम भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अजीब तरीके से जोड़ना जानते हैं। मतलब ये सीखने के तौर पे, तो वो उस समय आपको वो भी बहुत कठिन लगता होगा, है ना? ऐसे-ऐसे करके जोड़ते थे। ये भी एक तरीका था कभी। तो वो सिचुएशन थी, पर वो कठिन थी। अब वो कठिन इसलिए थी क्योंकि आपको आता नहीं था। वैसे ही शॉर्ट ट्रिक भी क्या होता है, हमें सडनली नहीं आया है, लेकिन हमें सीखना है, तो हमें शुरुआत में एकदम से हार्ड लगेगा। उसी हार्डनेस को हम धीरे-धीरे कम करके उस श्रेणी में लेकर आएँगे कि आप चुटकी बजाओगे और आंसर आएँगे। ठीक है? तो जोड़ने का भी मैं आपको बहुत यूनिक तरीके बताऊँगा अलग-अलग, सभी तरह के तरीके बताऊँगा। कोई ऐसा नहीं कि एक वीडियो बना के अलग-अलग चमत्कार दिखाएँ, वैसा नहीं, सिखाया जाएगा आपको पूरा।
मैथ्स में कोई भी सवाल किसी भी चैप्टर पे हम जब करेंगे, उसमें जो भी फार्मूले आएंगे, पहले हम वो फार्मूला बनाना सीखेंगे। फार्मूला बनाने के बाद ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैं कभी भी आपको डायरेक्ट फार्मूले से सवाल नहीं कराऊंगा। ऐसा नहीं कराऊंगा कि क्वेश्चन लिखा दिएंगे, फार्मूला फिर इसका ये है, इस फार्मूले से फिर ऐसे आंसर आया, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, पहले आपको बताया जाएगा कि ये फार्मूला बेसिकली आया कहाँ से, इसको कैसे बनाया गया है। इसी से आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी और सवाल बहुत कम से कम टाइमों में ख़त्म हो पाएंगे। और आपकी धीरे धीरे, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी मैथ्स पर अपने आप अच्छी पकड़ मजबूत हो जाएगी। और ये ही चीज़ आपको परीक्षा में आगे ले जाने के लिए काफ़ी रहेगी। तो मेरा मानना है कि जो भी आज सिखाया गया आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।